14th चैप्टर के, क्योंकि 14th चैप्टर कहीं ना कहीं बाद में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नीड बहुत ज्यादा है। तो देखो 14th चैप्टर में एज सच कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया। 14th चैप्टर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 14th चैप्टर में बोल दिया पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अग्र अभिनति पश्च अभिनति समझा दो, ठीक है ना, जेनर डायोड समझा दो, उसका वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग समझा दो, ठीक है, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझा दो, ठीक है, ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह समझा दो, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में समझा दो, नॉर गेट का चित्र बना दो, उसकी सत्यता सारणी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट लिख कर लाया हूं जो मैंने कभी पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो वो वाला जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इससे हमारा टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा, सारे क्वेश्चंस आज हम कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से आप लोगों की अटेंडेंस में ले लेता हूँ। अभी मुझे पता है बच्चों क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे मुझे कम ही दिख रहे हैं। हेमंत सिसोदिया है, प्रणाम अध्यापक महोदय, आपसे ही आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओके, ये हमारे शान भैया फालतू की हरकतें क्यों करते रहते हो सर। शुभम यदुवंशी, गुड इवनिंग। जीत भैया, आज के मॉडल पेपर का सोल्यूशन में मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, मैंने आपका पहले ही मैसेज देखा था। इसी तरह आप एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन करा दीजिए, ठीक है। लेट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एकांत वर्मा है हमारे पास यहाँ पे, हेमंत सिसोदिया है हमारे पास, धनदीप है और लक्ष्मी किरार है, कनिष्का शेखावत है और हमारे पास है सुशील है, साधना सिंह है, और कौन है भाई, आकाश कौशल है, एकांत है। चलिए सबको गुड इवनिंग। अमन है हमारे पास, उम्मेद, कनिष्का, साधना, खुशी, प्रमोद, आकाश। सर जी अगर आपसे पेपर के समय बात करनी है तो क्या है, मतलब समझा नहीं मैं। सर जी अगर आपसे पेपर के समय बात करनी है तो हाँ बेटा कर सकते हो ना, यहाँ पे कॉल कर दीजिएगा, वो सर बात करवा देंगे। भैया जी फिजिक्स का पेपर 1 मार्च को है, 27 फेब को इवनिंग में न्यूमेरिकल एंड वेरी, बेटा डोंट वरी, एग्जाम से पहले आपको मैं उसका डोज दूंगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी की पूरी बुक के, इफ पॉसिबल सारी बुक के सारे न्यूमेरिक सॉरी जो चैप्टर वाइज वो है हमारे पास, यू कैन से दैट फॉर्मूला जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक वीडियो में, तो डोंट वरी, उसके लिए मेरे पास क्योंकि समय रहेगा एक अच्छा खासा, तो इस पर्टिकुलर टाइम में वो सारी चीजें प्रिपेयर कर दूंगा और आपको एग्जाम से पहले वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। ओके, वंश है, शालू है, शालू यादव, वंश हमारे पास आ गया है, और कौन है, आकाश कौशल है हमारे पास, वंश, उम्मेद, हर्ष, सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपकी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें टाइम से ओवर भी करनी है। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है हमारे राजस्थान बोर्ड से, संयोजी बैंड चालन बैंड क्या होते हैं, क्या बने आप होंगे, क्या होते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित करते हुए चित्र द्वारा चालन बैंड वर्जित ऊर्जा अंतराल व संयोजी बैंड को दर्शाइए। तो बहुत आसान सी चीज है, आप सबको पता है, जब हमारे परमाणु जो है वो पास पास आ रहे थे तो परमाणु के पास पास आने की वजह से जो उनके ऊर्जा अंतराल थे वो क्या हो गए, छोटे छोटे ऊर्जा अंतरालों के इस तरीके से बैंड के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो बैंड एक्चुअली क्या था आप सबको पता है, एक बहुत सारे क्या बोलते हैं ऊर्जा अंतरालों का संग्रह होता है। जैसे भाई अगर एक एटम के देखोगे तो उसमें एस पी डी एफ ऐसे अलग अलग ऊर्जा अंतराल होते हैं, लेकिन जब अपन बहुत सारे परमाणु को पास पास लाते हैं तो ऊर्जा के जो स्तर है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक ऊर्जा स्तर बना देते हैं, ठीक है। और एक ऊर्जा स्तर जिसको ऊर्जा बैंड बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बनाते हैं, और ऊर्जा बैंड में बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। तो ये अपन से संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में पूछ रहा है, तो संयोजी बैंड सबसे पहले अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो वेव यह उन ऊर्जा स्तरों का समूह है, ऊर्जा स्तरों का समूह है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें समूह है जिसमें वह इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें वह इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो चालकता में किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, मतलब चालकता में हेल्प नहीं करते, चालकता में सहायक नहीं होते, सहायक नहीं होते, अथवा नाभिक से बद्ध होते हैं, है ना, नाभिक से जुड़े हुए होते हैं, बंधित होते हैं, ठीक है।
तो इसी तरीके से हमारे पास चालन बैंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये उन ऊर्जा स्तरों का समूह है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि ऑब्वियसली चालकता में हेल्प करते हैं, उसके अंदर सहायता करते हैं, या चालकता के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन जिस जिस ऊर्जा स्तर में रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चालकता बैंड कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है चालन बैंड की। यह उन ऊर्जा स्तरों का समूह होता है जिसमें वे इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो चालकता में सहायक होते हैं अथवा नाभिक से बंधित नहीं होते हैं। फिर इसने इसका डायग्राम बनाने के लिए अपने को बोला है, तो अपने को पता है सिंपल सा डायग्राम होता है। ये हमारे पास चालन बैंड है, ये हमारे पास संयोजकता बैंड है। चालन बैंड और संयोजकता बैंड में इसमें ये हमारे पास जो संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड में जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला स्तर होगा वो, और चालन बैंड में जो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर वाला ऊर्जा स्तर होगा, इन दोनों के बीच के ऊर्जा अंतराल को अपन क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है बच्चों, 0 केल्विन तापमान पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं बच्चों, संयोजी बैंड में। अपन अर्धचालकों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। अच्छा, वर्जित ऊर्जा अंतराल को अपन ईजी भी बोलते हैं। ये हमारे पास एनर्जी यहां पे बढ़ रही है तो एनर्जी यहां पे बढ़ रही होगी, ठीक है। हमने डायग्राम भी बना दिया, डायग्राम से भी इंडिकेट कर दिया, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है एन प्रकार के अर्धचालक किन्हें कहते हैं, इनकी चालकता नेज अर्धचालक से ज्यादा क्यों होती है। तो बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक वो होते हैं जब हम नेज अर्धचालकों में पेंटावलेंट टाइप के पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धियां मिश्रित करते हैं, तो उस नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है होल्स की तुलना में। यानी हमारे पास बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और होल्स जो होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेशवाहक हो जाते हैं। ऐसे प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। इनकी संयोजकता, इनकी जो चालकता है वो नेज अर्धचालक से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होते हैं होल्स के कंपैरिजन में। यहां पे ऐसा बोल दो कि इसके अंदर जो आवेशवाहक है उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नेज अर्धचालक की तुलना में। तो पहला आंसर एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, नेज मतलब शुद्ध, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, ठीक है ना। जब नेज अर्धचालक में, जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अशुद्धि मिलाई जाती है, तो मिलाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स से, जिसको इंग्लिश हिंदी में कोटर भी बोलते हैं ना, होल्स से अधिक हो जाती है, ठीक है, अधिक हो जाती है। इसे एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। वो आप आगे लिख लीजिएगा। हाँ, इनकी चालकता नेज अर्धचालकों से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसमें आवेशवाहक नेज अर्धचालक की तुलना में ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा आवेशवाहक होंगे, जितने ज्यादा चार्ज कैरियर आपके पास होंगे, जितने ज्यादा मतलब आवेश को ले जाने वाले ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उतना जल्दी जल्दी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो क्योंकि इसमें आवेशवाहक नेज अर्धचालक की तुलना में ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा चालक होता है, मतलब ज्यादा चालकता प्रदर्शित करता है। नेज अर्धचालक की तुलना में अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमारा सेकंड प्रश्न भी हो गया डन। थर्ड वाला अपन से बोल रहा है जेनर डायोड का एक मुख्य कार्य, सबसे आसान है, इसका यूज अपन करते हैं वोल्टता नियंत्रक के रूप में, है ना। इसका यूज अपन करते हैं वोल्टता नियंत्रक के रूप में।
जिसको आप बोलते हो एसी के पास जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है, या वोल्टेज अपने को कांस्टेंट वोल्टेज जो चाहिए वही अपने को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करके रखता है। जो हमारे पास आगे से वोल्टेज आ रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन आती है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए वोल्टता नियंत्रक के रूप में वर्क करता है। याद रखिएगा, एक एग्जाम में ये 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। जेनर डायोड का मेन वर्क क्या है, इसका उपयोग अपन वोल्टता नियंत्रक के रूप में, या जिसको इंग्लिश में अपन वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, उसकी तरह यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास आया है हमारे अगेन उससे है, ये राजस्थान बोर्ड से। पीएन संधि के उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति का मतलब होता है फॉरवर्ड बायसिंग, कि अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बोला और कुछ भी नहीं, वो भी फॉरवर्ड बायसिंग का। तो सबसे पहले अपन एक डायोड बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों, यहां पर अपने को चाहिए एक एमीटर, तो अपन यहाँ पे मिली एमीटर लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग है। उसके बाद बच्चों एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, लो वोल्ट मीटर लगा दिया अपन ने। चाहिए तो एक धारा नियंत्रक लगा दो, तो कई जगह धारा नियंत्रक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ होता है, मैं आपको सिंपल धारा नियंत्रक बता रहा हूं। ठीक है ना, ये बन गया आपका डायग्राम। ये बैटरी हो गई जिसने इसको फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करवाई है, ये वोल्ट मीटर हो गया है हमारा, और ये हमारा अमीटर हो गया है। ठीक है, बस हो गया। ये हमारा RH यानी रियोस्टेट धारा नियंत्रक, ये हमारा डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा वोल्ट मीटर है, हमारी बैटरी है। ठीक है ना, ये हमारी बन गया डायग्राम। और जब आप इसको ग्राफ इसके लिए प्लॉट करोगे तो यहाँ पे धारा, यहाँ पर अपने को धारा मिलेगी मिली एम्पियर के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा वोल्टेज वोल्ट में, इसमें आपने आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वोल्ट में। और जब अपन इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने को मिलेगा। ठीक है ना, आई होप सबको पता ही है। चलिए आगे चले। ओके चलिए, ये ऑलरेडी मैंने लिख के छोड़ दिया था। उत्क्रम अभिनति की व्यवस्था में पीएन जंक्शन संधि के लिए उत्क्रम भंजन की घटना को निम्नलिखित क्रियाविधि द्वारा समझाइए। मतलब अगर अपन रिवर्स बायसिंग करते हैं तो ये जो नीचे आपको दे रखा है एवलांच भंजन और जेनर भंजन, इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इनके बीच में डिफरेंस लिख दिया है, तो एग्जाम में आपके मोस्ट प्रोबेबली ऐसी आएगा, एवलांच भंजन और जेनर भंजन में अंतर लिखिए। तो जो मैंने आपको पहले लिखवाया था उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है। मैं आपको फिर बता देता हूं, एवलांच भंजन जो होता है, अच्छा भंजन होता क्या है, जब हम हमारे डायोड को रिवर्स बायस में रखते हैं, मतलब पश्चविनति में रखते हैं, तो जब अपन रिवर्स बायस में रखते हैं तो धारा जो उसमें से फ्लो होती है बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर पर आस का धारा उसमें से फ्लो होता है। लेकिन अगर अपन वोल्टेज को यानी विभवांतर को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जाए लगातार बढ़ाते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब परिपथ में धारा एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उस बिंदु को अपन बोलते हैं जेनर वोल्टता। और उसके बाद उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अगर हम वोल्टता में चेंज करेंगे भी तो भी उस केस में जो क्या बोलते हैं, हमारा एक तरीके से बोल सकते हो कि धारा का मान जो बढ़ता रहेगा और वोल्टता हमारी क्या हो जाएगी, नियत रह जाएगी। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन या जेनर भंजन। वोल्टता क्या हो जाती है, उस पॉइंट पे नियत रह जाती है। ग्राफ आई होप सबको याद होगा, कुछ ऐसा ग्राफ अपन ने बनाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास आई हुआ करता था, ये हमारा वोल्टेज हो गया नेगेटिव वोल्टेज, और ये हमारा आई हो गया माइक्रो एम्पियर में। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर एकदम से धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको अपन बोलते हैं भंजन वोल्टता, और इस भंजन वोल्टता पर वोल्टेज हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तो दो तरीके से भंजन हमारे पास होते हैं, एक होता है एवलांच भंजन और एक होता है हमारे पास जेनर भंजन। एवलांच भंजन नॉर्मल डायोड्स में जो भंजन होता है वो एवलांच भंजन होता है, और स्पेशली अपन ने वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यानी हमारे वोल्टता नियंत्रक के लिए एक स्पेशल तरीके का डायोड बनाया जिसको अपन बोलते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो होता है वो कुछ सिंबल आप सबको याद होगा, जेड होता है उसका सिंबल। ठीक है, तो जेनर डायोड कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हम चाहते हैं जबरदस्ती की भंजन हो जाए। ठीक है, तो एवलांच भंजन जो होते हैं जिसके अंदर डोपिंग की सांद्रता कम होती है क्योंकि नॉर्मल डायोड है। जेनर भंजन जो होता है उन डायोड्स में होता है, जेनर डायोड्स में होता है ऑब्वियसली, जिनके अंदर डोपिंग की सांद्रता जो होती है, शुद्धियों की मात्रा जो ज्यादा मिलाई जाती है। तो अगर इसके अंदर डोपिंग की सांद्रता कम है तो जो इसमें डिप्लीशन लेयर बनेगी, जो अवक्षय परत बनेगी, वो कंपैरेटिवली मोटी बनेगी। जबकि इसके अंदर क्योंकि सांद्रता अपन ने ज्यादा मिलाई तो अवक्षय परत की मोटाई काफी कम होगी, मतलब पतली अवक्षय परत बनेगी। ठीक है, इसमें भंजन विभव ज्यादा होता है, इसके अंदर भंजन विभव जल्दी होता है क्योंकि हम तो चाहते भंजन क्षेत्र जल्दी आ जाए। ठीक है, हाँ, उच्च विभव पर क्या होगा बच्चों, उच्च विभव का इसके अंदर ऐसे होगा कि मान लो सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, आपके पास अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक की ऑब्वियसली बात है पश्चविनति में गति कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप पश्च वोल्टता बढ़ाते जा रहे हो, तो जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स,
पी की तरफ इलेक्ट्रॉन, एन की तरफ होल्स। वो क्या करेंगे, उस अवक्षय परत के ऊपर बार बार स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे जोर जोर से। जब उसको मारेंगे तो अवक्षय परत क्या होगी, उसमें जो सहसंयोजक बंध बन गए थे इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन से, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। वो इसके अंदर होता है। देखो लिखा है, उच्च विभव पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक त्वरित होकर अवक्षय परत से टकराते हैं, जिससे अत्यधिक संख्या में आवेशवाहक उत्पन्न होते हैं और धारा बहुत ज्यादा बहने लग जाती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, उच्च वोल्टता के ऊपर क्या होता है, क्योंकि पतली परत वैसे ही बहुत पतली है, तो उच्च वोल्टता पर क्या होता है, अवक्षय परत खुद ब खुद ही टूट जाती है, किसी दूसरे को तोड़ने की जरूरत भी नहीं होती, खुद ब खुद ही अवक्षय परत टूटना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्पन्न होते हैं और बहुत ज्यादा धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दोनों में हमारे पास अंतर हो गया। चलिए आगे चल रहे हैं बच्चों। ओके, तार्किक द्वार क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे, तार्किक द्वार जो होते हैं हमारे पास, वे परिपथ होते हैं, वे परिपथ जिसमें आगत व निर्गत के मध्य, वे परिपथ जिसमें आगत एवं निर्गत के मध्य, आगत व निर्गत के मध्य संबंध, ऐसा संबंध होता है, ऐसा संबंध होता है जो किसी विशिष्ट प्रकार का हमें आउटपुट देता है। जैसे मैंने आपको बताया था और गेट का लॉजिक क्या है कि भाई अगर दोनों में से एक सिग्नल अप हुआ, उच्च हुआ, तो अपने को जो आउटपुट है वो उच्च ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा संबंध होता है, एक विशिष्ट संबंध होता है, ऐसा लिख दो, वे परिपथ जिसमें आगत व निर्गत के मध्य एक विशिष्ट संबंध होता है, एक विशिष्ट संबंध होता है। ठीक है, उसको अपन तार्किक द्वार या फिर गेट्स बोलते हैं, आप सब जानते हो। ये नेक्स्ट अपन से चाहता है कि दो डायोडों का यूज करके द्विनिवेशी एंड गेट का परिपथ बने। अब दो डायोड का यूज करके एंड गेट बनाना है, डिजाइन करना है। ठीक है ना, दो डायोडों का उपयोग करके द्विनिवेशी एंड गेट का परिपथ चित्र बनाइए। तो दो अपने को इनपुट चाहिए, तो अपन बनाएंगे तो एंड गेट ही, ये एंड गेट हमारा बन गया। लेकिन ये तो इसका सिंबल है, ये तो बच्चों इसका सिंबल है। ये वैसे राजस्थान बोर्ड में पहले कभी आया था, ए डॉट भी आप सब जानते हो, उसका आउटपुट आएगा। बट ये अपन से ये नहीं चाहता, ये तो इसका सिंबल चाहता है। ये तो बोल रहा है आप दो डायोड का यूज करके इस एंड गेट को डिजाइन करके बताओ कि एंड गेट बनेगा कैसे, एंड गेट दिखेगा कैसे, वो अपने को डिजाइन करना है। चलिए बच्चों, आप सबको वैसे याद होगा एंड गेट के अंदर अपन ने दो डायोड का यूज करके मतलब ये बनाया था एंड गेट। तो आपको बस रिवर्स बायस में दो डायोड रखना और कुछ नहीं। ये पहला डायोड हो गया, ये दूसरा डायोड हो गया, है ना। ये आपके पास इनपुट ए हो जाएगा, ये इनपुट बी हो जाएगा, और ये आपका वाई आउटपुट हो जाएगा। ये आपके एंड गेट का सिंबल है। किसका? ये एंड गेट। हाँ, अगर एग्जाम में हमारे पास आ जाए और गेट, तो और गेट में जस्ट इसका उल्टा बनाना और कुछ नहीं। बना रहा हूं, यहाँ पे पूछा नहीं पर बना के बता रहा हूं आपको। अगर और गेट कभी आ जाए तो और गेट में जस्ट इसका रिवर्स बनता है, तो अलग कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि उन दोनों अपन दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग में चाहते हैं, है ना। अगर अभिनति में उसमें ये हो जाएगा बस, ये और गेट का हो गया। ये बैटरी नहीं बच्चों, है ना, ये भूसंपर्कित किया हुआ है। भूसंपर्कित का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, भूसंपर्कित का मतलब क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। ये और गेट है। चलिए, आई होप सबको क्लियर है। यही पूछा था इसने, ये चीज पूछी थी पर्टिकुलरली। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पे भी मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी डाल रखा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का मतलब है कॉमन इमीटर। ये तो कॉमन बेस का मैंने डायग्राम डाल रखा है, इसमें अपन से कॉमन इमीटर का पूछा है ना, ये कॉमन बेस के लिए डायग्राम डाला हुआ। तो मैं कॉमन इमीटर बता देता हूं आपको।
ये हमारे पास कॉमन बेस का है, यानी उभयनिष्ठ आधार का। ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक का मैं आपको बता देता हूं, ये उभयनिष्ठ आधार का इसने बताया, बस मैंने आपको बताया था। एक ही चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इमीटर बेस, यानी आपका उत्सर्जक आधार जो है फॉरवर्ड बायसिंग में होना चाहिए, और आपका बेस कलेक्टर जो है यानी आपका आधार और संग्राहक वो जो है हमारे पास रिवर्स बायस में होना चाहिए, पश्चिम विनति में होना चाहिए। बस वो डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर पिक्चर। तो इसको एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, यहीं पे बना देते हैं, कट कर दो, है ना, इसको भी डिलीट मारो, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, जगह तो है हमारे पास। ओके, सबसे पहले हमारा डायोड बनेगा बच्चों। ठीक है, तो अपन चाहते हैं इमीटर कॉमन हो जाए, और ट्रांजिस्टर हमारे पास पी एन, भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास एन है, और ये हमारे पास पी है। तो पी से एन की तरफ धारा जानी चाहिए, तो इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है आधार, और ये कलेक्टर है जिसको अपन बोलते हैं संग्राहक। तो जैसे मैंने आपको बोला था ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में होने चाहिए। इमीटर क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ अपने को एक मिली एमीटर लगाना पड़ेगा, साथ में एक वोल्टीमीटर लगाना पड़ेगा, और एक चाहो तो धारा नियंत्रक, चॉइस है आपकी, और एक बैटरी लगानी पड़ेगी। तो क्योंकि एन है तो उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये लो बन गया, इसको बोलते हैं VEE। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा इसको अपन बोलेंगे VEB। ठीक है ना, ये आपको ग्राउंड करना ही है। ग्राउंड का मतलब नेगेटिव, मतलब इन दोनों का एक कॉमन टर्मिनल। यहां पर भी अपने को एक एमीटर लगाना है, मिली आएगा यहाँ पे भी। और इसके अलावा ये जो कलेक्टर है पी टाइप का, उसको एन से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों एन से कनेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि इसको अपन रिवर्स बायस में रखना चाहते हैं। तो पहले तो एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। ये वोल्टमीटर लगाया, यहाँ आई होप सबको याद होगा। और इसके बाद ये पी पार्ट है ना, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? एन पार्ट से, क्योंकि इसको रिवर्स बायस में रखना है। ये लो हो गया। इस बैटरी का नाम क्या है? VC। इन दोनों के बीच में VCC बोल देते हैं इसको। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है उसको अपन बोलते हैं VEC। याद है ना सबको? इसमें दो तरीके की अपन वो निकालते थे, अभिलाक्षणिक वक्र बनाते थे। एक तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाते थे और एक निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाते थे। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर अगर आपको याद हो, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाते थे एक निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में बच्चों क्या होता था, हम अभी जैसे इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ के लिए बता देता हूं। अपन जो है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, अभी हमारे पास इनपुट करंट बच्चों कौन है? इनपुट करंट इस केस में होगी IB, जो कि ऑब्वियसली इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी धारा हो गई? ये हमारे पास हो गई IE, और इस तरीके से इसमें से भी धारा जा रही IC। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली IB और IB प्लस IC से बनती है, यहाँ पे बनती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जो अपन से पूछा इसने, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इसके लिए हम जो है इनपुट करंट यानी निवेशी धारा, निवेशी धारा क्या है? निवेशी धारा है IB एवं निवेशी विभव। अच्छा, निवेशी विभव कौन है? निवेशी विभव है VEB के मध्य वक्र खींचते हैं जब आउटपुट वोल्टेज यानी निर्गत विभव, जब निर्गत विभव, और वो निर्गत विभव कौन है? VEC नियत रहे। ठीक है, बस इतना सा लिखना है अगर अपने को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र पूछे तो। लेकिन इससे अपन से निवेशी नहीं पूछा, इसने अपन से निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र पूछा। एग्जाम में उस चीज पे नोट आपको फोकस करना है जो आपको चाहिए। तो पहले तो इसने डायग्राम पूछा, हमने डायग्राम बना दिया। फिर इसने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की बात करी तो अपन सब उसके बाद देखेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। ये जब पूछे तब की बात है, सॉरी निर्गत पूछ रहा है, निवेशी पूछे तब लिखिएगा, अभी नहीं लिखना है, ध्यान रखिए। तो अभी अपन किसके बारे में लिखेंगे? अभी अपन लिखेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में अपन किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। नाम से समझ आ रहा है, निर्गत मतलब आउटपुट,
तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में आपको वक्र चाहिए। आउटपुट करंट कौन है तुम्हारी? आईसी। तो आईसी व वीईसी के मध्य वक्र जब कौन नियत रहे? इनपुट करंट। इनपुट करंट कौन है? आईबी नियत रहे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो ध्यान रखिएगा अपने को क्या करना है, जो पूछ रहा है उस चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखिए। आपके सिलेबस में दो ही अभिलाक्षणिक वक्र मतलब वो दे रखे अपने को, एक तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक और एक दे रखा है उभयनिष्ठ आधार। तो जो पहले फिगर बना हुआ था उभयनिष्ठ आधार का बना हुआ था, अभी जो मैंने फिगर बनाया वो बनाया उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे वीई को नियत नहीं रख रहे, वीईबी को रख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ठीक है ना, और नियत रखते हुए इसके अंदर अपन किस किस के बीच में अपन ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं? ई और बी के बीच में। चेंज करके मैं लिख देता हूं वीईबी, ई सी, वीईसी। देखो वीईसी और आईसी के बीच में कर्व ड्रॉ करना, जबकि आईबी क्या रहे? नियत रहे। वही लिखा है, आईबी को नियत रखते हो वीईसी के विभिन्न मानों के लिए आई सी आएगा यहाँ पे, तो आईसी के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आउटपुट करंट क्या है? आईसी। तो ग्राफ में अपने पास वही है कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में अपन अब क्योंकि अपन वीई सी के बारे में बात करते हैं, तो जैसे जैसे अपन वीईसी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा आई सी का मान भी बढ़ता है। अपन बोल सकते हैं वीईसी जो है वो आईसी के सीधे समानुपाती है। तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो अपने इनपुट करंट कांस्टेंट रख दिया, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप आउटपुट ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि आईसी की वैल्यू भी क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती है। तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अपन यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ईसी आएगा और धारा अपन कौन सी ले रहे हैं? आईसी। बिल्कुल मिली एम्पियर में आएगी। कुछ समय बाद धारा क्या हो जाती है? देखो धीरे 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 धारा बढ़ती है, फिर धीरे थोड़े टाइम बाद धारा क्या हो जाती है? नियत हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई अपन ने क्योंकि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा था, तो जो वहां से हमारे पास आवेश वाहक आ रहे थे, जो हमारे पास होल्स आ रहे थे, वो कांस्टेंट आ रहे थे। जैसे मान लो मेरे पास 100 होल्स आने वाले हैं, तो मैंने वोल्टेज बढ़ाई, पहले 10 होल आए, फिर मैंने और वोल्टेज बढ़ाई, 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, 100 होल्स अगर मेरे तक पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है धारा नियत हो जाएगी, क्योंकि इनपुट करंट ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए संतृप्त क्षेत्र आ जाता है हमारे पास, और इसको अपन चेंज करके आईबी लिखेंगे। और आईबी को कभी मिली में नहीं मापते, माइक्रो में मापते। तो ये सब बच्चों एक्चुअली उसका लिखा हुआ है उभयनिष्ठ आधार का, वो मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे गलती से। चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना और कुछ नहीं। जहां जहां पे आई लिखा है आई भी लिख देना है और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बन रहा है आईईसी वीईसी और आईसी दोनों क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए ये जो ग्राफ है कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, ओके। सबसे पहला होता है जब बच्चों आईबी की वैल्यू 0 हो जाए। तो जब हमारे पास आईबी 0 है, मतलब इनपुट करंट 0, तो उस केस में हमें जो क्षेत्र मिलेगा उसको बोलते हैं अंतः क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। ठीक है ना। संतृप्त क्षेत्र क्या होता है? संतृप्त क्षेत्र वो होता है जिसमें आईबी ये रहा, सॉरी आईसी के साथ ग्राफ बनता है। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? आपका क्या बोलते हैं? सक्रिय क्षेत्र हो गया ये वाला, और संतृप्त क्षेत्र ये वाला है। ये वाला संतृप्त क्षेत्र जिसमें कांस्टेंट करंट है, और ये वाला हमारा सक्रिय क्षेत्र, ये पर्टिकुलर रीजन, ये हमारा सक्रिय क्षेत्र है, और ये वाला हमारा संतृप्त क्षेत्र। तो इस ग्राफ के 3 टुकड़े हो गए। नीचे वाला जो पार्ट है अंतक है, ये वाला सक्रिय, और ये वाला हमारा सॉरी थोड़ा सा वो लिख रखा मैंने, उल्टा लिख रखा है। ये संतृप्त आएगा, ये सक्रिय आएगा। लेट मी करेक्ट इट, ये संतृप्त और ये सक्रिय। ठीक है, करेक्शन कीजिएगा उसमें। ये वाला संतृप्त, ये वाला यहाँ पे करंट सैचुरेट हो गया ना, इसलिए ये संतृप्त है और ये सक्रिय है। ठीक है, बस ये लिखने के बाद आपको निर्गत प्रतिरोध लिखना पड़ेगा। अब निर्गत प्रतिरोध ऑब्वियसली बात है, आप ग्राफ बना रहे हो वी सीई,
और आपका करंट है डेल आई सी, इसके बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो आर ओ की वैल्यू है वो आर ओ की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके की आपको प्राप्त होगी, ठीक है। इस केस में निर्गत चालकता आप चाहो तो निकाल सकते हो, जो कि हमारे पास क्या होता है, जो प्रतिरोध आता है उसका व्युत्क्रम के बराबर होगा। यहाँ पे आपको निकालना है तो आप धारा लाभ निकालोगे, धारा लाभ पे चेंज होकर हो जाएगा हमारे पास बीटा, अल्फा नहीं आएगा बीटा आएगा, क्योंकि अल्फा उभयनिष्ठ आधार के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा बीटा जो कि इसके इक्वल है आईसी आउटपुट करंट है और आईबी इनपुट करंट है, ठीक है। क्योंकि आईसी की वैल्यू जो होती है वो आईबी से हमेशा कैसी होती है, इस केस में रिजल्ट हो जाएगा उल्टा, क्योंकि आईबी का मान जो होता है वो आईसी से कम होता है, इसलिए इस केस में अपने को जो इसका मान प्राप्त होगा वो 1 से ज्यादा 100 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये 1 से ज्यादा ही बोल दो। यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू बच्चों वो आपको हमेशा 1 से ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। बीटा का मान हमेशा 1 से काफी ज्यादा होगा। तो इसने इस ग्राफ में ही पूछा है कि इस केस में इसके उभयनिष्ठ आधार, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में तो इसने वक्र पूछा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए और वैल्यूज पूछ रहा है ये उभयनिष्ठ आधार के लिए, अल्फा के लिए। अल्फा का मान जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है और बीटा का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू अल्फा के लिए जिसका मान 0 से कम है, जैसे ये अल्फा का मान है, बस एक ही अल्फा का मान है, बाकी सब इसमें बीटा है। इसमें अल्फा का एक ही पॉसिबल मान है वो 0.9 है, बाकी जो बाकी वैल्यूज हैं वो बीटा की है, 9, 19, 49 और 99, ये सब किसके मान है, बीटा के। बाकी सब बस एक ही अल्फा का मान है, तो ये अल्फा का मान पूछ रहा था, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.9। क्लियर है क्या सबको? ऐप ही क्रैश हो गई।